Assalamu alaikum. I am Anil Nizami and I am a student of psychology from Rawalpindi Women University. I'm working as an ambassador, social activist, and volunteer with multiple organizations. So today I would like to discuss a topic which is attachment theory and its effect on relationships. जी, बेहतर हो गया। मैं लिंक शेयर करूँ, आप काइंडली शुरू करें, अपना सेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर लास्ट सेशन के अंदर हमारे साथ 2 घंटे ऐसे हुआ है कि टाइम शॉर्ट रह जाता है और लोग फिर मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह रह जाते हैं, तो इसलिए आप स्टार्ट कर दें अपना सेशन जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक टाइम है मामजन में स्टार्ट All करते right. हैं। तो आप वीडियो पे आ जाएँ, स्टार्ट कर लें काइंडली अपना सेशन। थैंक यू। O- Okay. Okay, wait. Sir, I'm unable to share my screen. तो आप मुझे अलाउ कर सकते हैं? जी, जी, मैं अलाउ कर सकता हूँ, आप रिक्वेस्ट भेजिए 1 मिनट। अच्छा, प्राइवेसी लगी हुई है। जी, जी, मैंने प्राइवेसी लगा हुआ है, सॉरी जी, मैंने अवेलेबल कर दिया है। आप स्क्रीन शेयर करने लगी हैं? जी। मैंने कर दिया अलाउ, यहाँ से आप कर सकती हैं। मैडम, कहने सेल फ़ोन को ज़रा रोटेट कर लें, ताकि इज़िली सब लोग देख सकें, क्योंकि ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। ऑल राइट, मैं करती हूँ, वेट। जी, बेहतर है। ओके। सो ऐसा है बेसिकली कि हम आज अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन इन सिंपल वर्ड्स ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें ये अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं। सो अटैचमेंट स्टाइल्स बेसिकली हमारे वो अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं जो बेसिकली डेवलप तो हम बचपन में ही कर रहे होते हैं अपने केयर गिवर के साथ, अपनी मदर्स के साथ, बट वही पैटर्न्स हम लेकर चलते हैं और वही एग्जैक्टली पैटर्न्स हम अपने पार्टनर्स के साथ भी आप कह लें कि प्रैक्टिस करते हैं। इनको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ सेटिस्फैक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और हमारी मैरिटल सेटिस्फैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो चार
तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, बट अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास दो तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स रह जाते हैं। एक होता है हमारे पास सिक्योर अटैचमेंट और दूसरा हमारे पास होता है इनसिक्योर अटैचमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्योर अटैचमेंट क्या होता है। मैम थोड़ा सो सा सिक्योर आप, अटैचमेंट में एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पार्टनर के साथ बहुत सिक्योर रिलेशनशिप बनाता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है। मैम काइंडली थोड़ा सा लाउडली बोलें सॉरी। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू हो रहा है सुनने में, तो थोड़ा सा लाउडली बोलें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली हमारे पास जो सिक्योर अटैचमेंट होता है, हमें इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये सिक्योर होता है। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आप में एक दूसरे का के साथ बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, और यहाँ पर इंटीमेसी और इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिस किया जाता है। सो अगर हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है अपने पार्टनर के साथ। इंटीमेसी यानी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप बनाने में भी वो कंफर्टेबल होता है और वो क्लोज रिलेशनशिप बनाता भी है। और एट द सेम टाइम वो इंडिपेंडेंट भी होता है, यानी वो बहुत ज्यादा ओवर डिपेंड नहीं करता अपने पार्टनर पे, बल्कि वो एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है, बट एट द सेम टाइम वो इंडिपेंडेंट भी होता है। अगर हम ये देखें तो इसकी रिलेशनशिप डायनामिक्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ओपन कम्युनिकेशन आती है और इमोशनल वल्नरेबिलिटी आती है। अब जाहिर है जब एक सिक्योर अटैचमेंट होता है, जब एक इंडिविजुअल अपने पार्टनर के साथ सिक्योर फील कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन पैटर्न्स भी उसके पॉजिटिव होते हैं और वो अपने नीड्स को, अपने डिजायर्स को अपने इंडिविजुअल या अपने पार्टनर को शेयर करता है और वो हर चीज़ बताता है, जिसकी वजह से एक ओपन कम्युनिकेशन की तरफ इंडिविजुअल जो है वो जाता है। इसमें इमोशनल वल्नरेबिलिटी आ जाती है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि वो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, बल्कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। अगर उसका पार्टनर उसको अच्छा लग रहा है तो वो उसको बताएगा, उसकी तारीफ करेगा। तो वो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करता। इसका इम्पैक्ट देखें मैरिज पे तो वो क्या होता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो जो मैरिज में जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका वो आपस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो ओपन कम्युनिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। वो अपनी डिजायर्स और अपनी नीड्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फुलफिल्ड भी फील करते हैं। और इसके साथ साथ वो क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अगर इंडिविजुअल्स के जो डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि सब स्पोर्ट्स है या किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट होता है, तो उसमें वो अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं और हर तरह से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये देखें कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं वो हमारे पास बचपन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बचपन में डेवलप कैसे होता है। और इसको मैं बताने का मकसद भी यही है कि जो इंडिविजुअल्स जो अभी न्यूली वेड्स हैं या जो अपने जिनके बच्चे भी छोटे हैं, वो ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के किस तरह से अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर काम करना है। सो अगर हम देखें तो चाइल्डहुड में ये किस तरह से नजर आता है। सो द फर्स्ट इज कंफर्ट सीकिंग होती है। जो बच्चा है वो अपनी केयर गिवर, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास मदर्स होती हैं, यहाँ पे नैनीज तो होती नहीं है, तो वो जो मदर होती हैं वो उसके अपना बच्चा अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है और कंफर्ट सीकिंग करता है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो आपको पता है कि उनका जो अटैचमेंट होती है वो स्पेसिफिकली जो है वो अपने मदर के साथ ज़्यादा होती है प्राइमली, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जर्नलाइज करते हैं इस चीज़ को। तो कंफर्ट सीकिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया, उसको हर्ट हुआ, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो फौरन से अपनी मदर के पास जाएंगे और उसकी मदर उसको उसी टाइम पे एड्रेस करती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी ऐड किया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो गिर जाता है और उसको चोट लग गई है उसके नी में, तो वो अपनी मदर के पास जाएगा रोता हुआ, तो उसकी मदर उसको कंफर्ट करती हैं, एम्पथी शो करती हैं और उसको एड्रेस करती हैं फौरन। और जैसे कि उसको वॉन्ड को साफ किया, मेडिसिन लगाई, बैंडेज की, ये सारी चीजें वो करती हैं ताकि बच्चा जो है वो कंफर्ट में चला जाए। तो इस तरह से बच्चा जो है वह समझ लेता है कि जो उसकी मदर है वो एक ऐसा इंडिविजुअल है या एंटिटी है जो उसको हर लिहाज से कंफर्ट करेगा। उसके बाद इमोशनल रेगुलेशन होती है। यहाँ पर जो बच्चा है
उसकी जो मदर है वो उस बच्चे को इमोशनली रेगुलेट भी करती हैं। अगर बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, एंशियस फील कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, हर लिहाज से मदर उसको सपोर्ट करती हैं और इमोशनल रेगुलेशन सिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चों को ये कहें ना कि टॉयज आपने खेल लिया तो अब आप उठा करते हैं और एकदम से हो जाते हैं कि हमने नहीं करना, तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनको थोड़ा नॉर्मल भी फील करवाएं, बट एट द सेम टाइम आप उनको डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस करवाएं। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चों को अगर ये कहें कि अच्छा ठीक है, चलो मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ या मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, आप अपने टॉयज कलेक्ट करो, मैं जगह पे रखती हूँ, या आप अपने या मैं टॉयज कलेक्ट करके देती हूँ, आप चीजों को जगह पे रखते जाओ। तो जब आप उनको हेल्प करते हैं तो वो थोड़ा सा जो उनका बर्डन होता है वो कम होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, एंड आहिस्ता आहिस्ता वो इमोशनल रेगुलेशन की तरफ जाते हैं। अब इसमें जो एक की एस्पेक्ट होता है सिक्योर अटैचमेंट में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज। यानी बच्चे को ये पता है कि जो मेरा केयर गिवर है, मैं उसके पास कभी भी चला जाऊँ, कोई भी प्रॉब्लम लेके चला जाऊँ, कैसे भी चला जाऊँ, मेरा जो केयर गिवर है, जो मेरी मदर है, वो मुझे हमेशा एड्रेस करेंगी, मुझे सुनेंगी, मुझे अनहर्ड नहीं छोड़ेंगी, और ये नहीं कहेंगे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, बड़ों ने कह दिया या गिर गई हो, खैर है, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। बल्कि कि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चे को पता होता है कि मैं जब भी जाऊंगा तो मेरी मदर मुझे एड्रेस करेंगी, और ये जो कंसिस्टेंट बिहेवियर होता है यही सिक्योर अटैचमेंट के आप कह लें की होता है। उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि इनसिक्योर अटैचमेंट, वैसे तो हमने दो तरह से डिवाइड किया, सिक्योर और इनसिक्योर, बट जो इनसिक्योर अटैचमेंट होते हैं उसके भी तीन टाइप्स हैं, और वन बाय वन हम उन चीजों को देखेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं और वो बचपन में कैसे डेवलप होते हैं और वो मैरिजेस के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज एंशियस प्री ऑक्युपाइड अटैचमेंट स्टाइल। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो क्लोजेस्ट चाह रहा होता है, अपने पार्टनर के साथ चाहता है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज एक रिलेशनशिप को डेवलप करे, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा एंशियस भी होता है उस रिलेशनशिप में, या फियर आप कह सकते हैं कि वो होता है। और अच्छा, इसको फियर किस चीज का होता है? इसको फियर ये होता है कि कहीं इसका पार्टनर इसको छोड़ ना जाए, लेफ्ट आउट ना कर दे, इग्नोर ना कर दे। यानी वो चाहता है कि कॉन्टिन्यूसली उसका पार्टनर उसके साथ रहे, ये ना हो कि उसका पार्टनर उसको छोड़ जाए, जिसकी वजह से वो एक फियर और एंशियस वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो एक इंडिविजुअल डेवलप करता है। अब इसमें अगर हम इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसके की एस्पेक्ट्स हमारे पास होते हैं कि एक इंडिविजुअल क्लोजनेस चाहता है कि उसका इंडिविजुअल के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो, बट एट द सेम टाइम उसको फियर होता है या उसको इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं उसका इंडिविजुअल उसको इग्नोर ना कर दे, लेफ्ट आउट ना कर दे, और उसको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि उसको ये डर होता है कि उसका पार्टनर उसे छोड़ ना जाए, तो इसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं वो डेवलप कर लेता है, और अगेन जेलसी की तरफ भी जा सकता है। जेलसी कैसे हो सकती है कि अगर उसका पार्टनर किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ बात कर रहा है, हो भी सकता है कि वो कलीग हो या वो कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो वो जेलस फील करेगा, वो एकदम से इनसिक्योर हो जाएगा और वो बुरा फील करेगा इसके बारे में। अगर हम इसके रिलेशनशिप डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि उसको फियर होता है कि कहीं ना कहीं उसका पार्टनर उसको छोड़ना चाहे, तो वो बार बार इस तरह के बिहेवियर शो करता है कि उसका पार्टनर उसके ऊपर ट्रस्ट करे, और हर तरह से, यानी आप ये कह लें कि वो बाउंड्रीज को भी कम कम प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो हर लिहाज से चाहता है कि उसका पार्टनर उसके साथ रहे, उसको कहीं छोड़ के ना चला जाए। अब यहाँ पर ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उसको डर होता है कि उसका पार्टनर छोड़ ना जाए, तो वो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे कि मोबाइल को बार बार चेक करना, किसके साथ आए हो, कैसे बात करे हो, किससे बात करे हो, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो इस रिलेशनशिप में आपको नजर आएंगी। और यहाँ पर जो है ऑटोनॉमी जो है ना वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करता। ऑटोनॉमी बेसिकली फ्रीडम होता है। तो वो फ्रीडम क्यों नहीं प्रैक्टिस करता? वो इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसको फियर होता है कि उसका पार्टनर उसे छोड़ ना जाए, जिसकी वजह से वो एक फियरफुल रिलेशनशिप में चला जाता है और वो फ्रीडम नहीं फील करता। और अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें कि मैरिजेस पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो इम्पैक्ट ऐसे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि जाहिर है वो बार बार पूछ रहा है कि तुम किससे बात कर रहे थे, कहाँ थे तुम, इतनी रात को कहाँ से आए हो। तो कॉन्टिन्यूसली जो है वो इस तरह के सवालात कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ लेकर जा सकते हैं। फिर एंजाइटी का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंशियस है इंडिविजुअल और फियरफुल है। और फिर डिफिकल्टी विद हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं डेवलप कर पाता। वो चाहता है कि बस मैं कुछ भी करूँ, ऐसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर मेरा इंडिविजुअल जो है वो मुझसे दूर ना जाए, या जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे दूर ना चला जाए। अगर हम इसको देखें कि ये चाइल्डहुड में डेवलप कैसे हो रहा होता है,
तो ये डेवलप ऐसे होता है कि सबसे पहले तो ये सेपरेशन एंजाइटी से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो सेपरेशन एंजाइटी होती है वो 4 साल के बाद जो है वो कम होना स्टार्ट, लाइक 4 साल तक जो है वो इंडिविजुअल जो है वो सेपरेशन एंजाइटी को डेवलप कर सकता है। उसके बाद ये वो ये लर्न कर लेता है कि अगर उसका सॉरी मैम, डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी जो आवाज में काफी ज्यादा। केयर सॉरी। गिवर है उसको कहीं से जाए तो वापस आ जाएगा। सेपरेशन बेसिकली होती भी यही है कि एक इंडिविजुअल को ये डर हो कि वो सेपरेट ना हो जाए, ठीक है, और ये डेवलप होती है बचपन में। आप मुझे बताइएगा, अगर मैं दोबारा बात करती हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि अब है कि नहीं, ठीक है। ओके। सो बेसिकली जो सेपरेशन एंजाइटी होती है, नाम से ही मैं पता चल रहा है सेपरेशन एंजाइटी नहीं होता है कि आपको एंजाइटी हो जाती है या आप एंशियस हो जाते हो जब आपको ये फील होता है कि आप किसी से सेपरेट हो रहे हो। अब जो सेपरेशन एंजाइटी होती है वो तकरीबन 4 साल तक ना इसको हम खत्म कर सकते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। अगर इससे पहले पहले बच्चे के जो केयर गिवर हैं उससे दूर हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, तो बच्चा जो है वो सेपरेशन एंजाइटी को डेवलप कर लेता है और फ्यूचर में भी वो इसी को प्रैक्टिस करता है। और बेसिकली अब अगर हम इसको देखेंगे हमें किस तरह से नजर आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल छोड़ जाते हैं, स्कूल में ड्रॉप करते हैं, और बच्चा पीछे पीछे से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसको पॉजिटिवली अगर हमने एड्रेस नहीं किया, जैसे अगर टीचर्स इग्नोर कर देते हैं या स्कूल वाले प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल जो है या जो बच्चा है वो सेपरेशन को डेवलप कर लेता है। उसके बाद हमारे पास इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग आ जाता है। अच्छा, जो की एस्पेक्ट है इनसिक्योर अटैचमेंट, कोई भी अगर आप ले लें की एस्पेक्ट अगर हम देखें इनसिक्योर अटैचमेंट का, तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग होगा। अब इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ये नहीं देखता, ये जो बच्चा है ये श्योरिटी नहीं होती कि जब भी मैं अपने केयर गिवर के पास जाऊँ तो वो मुझे एड्रेस एड्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कभी वो अपने पेरेंट्स के पास गया, उसको चोट लग गई है, वो रो रहा है, उसको कोई भी मसला हुआ है, तो पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया कि हाँ ठीक है ये इशू है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। बट कभी कभी उसको इग्नोर कर दिया, उसको मतलब सुना ही नहीं, या उसको अनहर्ड छोड़ दिया, या कह दिया कोई बात नहीं बेटा कुछ नहीं होता अभी सेट हो जाएगा। या अगर उसको बच्चे को किसी बड़े ने कुछ बुरा कह दिया और बच्चे को बुरा लग रहा है, तो वो अगर अपनी मदर को आके बता रहा है और मरिए कि कोई बात नहीं वो बड़े थे उन्होंने कह दिया कुछ नहीं होता, और वो बच्चा हर्ट है, तो फिर भी जो है वो ये चीज बच्चा ये डेवलप कर लेता है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर पेरेंट्स का ये वाला बिहेवियर होता है कि वो कभी तो उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और कभी तो एड्रेस नहीं करें, तो वो इनसिक्योर अटैचमेंट की तरफ चले जाते हैं। उसके पास आ जाता है ओवर प्रोटेक्टिवनेस। अगर तो हमारे पास पेरेंट्स ऐसे हों कि वो बच्चे बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है मैडम, सॉरी, काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी तरफ से। वैसे नहीं करो, ये नहीं करो, ये छेड़ो। ओके, मैं दोबारा करने की कोशिश करती हूँ इसको, आई होप कि इस दफा ना आए और आवाज आपकी क्लियर हो जाए, तो आप मुझे बता दिएगा। ओके। सो हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। यानी अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं और वो इंडिविजुअल को डिपेंडेंसी प्रैक्टिस नहीं करे, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इनसिक्योर अटैचमेंट की तरफ चला जाता है। कि अगर बच्चे को किसी प्लेग्राउंड में लेकर गए हैं और उसको वो खेल रहा है और उसके पेरेंट्स बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट और बार बार इंटरप्ट करें, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये ना करो, उसको टच नहीं करो, गिराओगे, ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स कर रहे होते हैं, तो बच्चा फिर इनसिक्योरिटी की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर ये जो लास्ट हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास इमोशनल अवेलेबिलिटी आता है। यानी पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है कि बच्चे के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और बच्चे के इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकें। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, डाइवोर्स की वजह से हो सकता है, पेरेंट्स के अपने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से हो सकता है, या पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं इसकी वजह से हो सकता है। कोई भी इसकी वजह हो सकती है कि अगर बच्चे के इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स नहीं मिलते जो कि उसके इमोशंस को सुने, अंडरस्टैंड करें, उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, तो फिर बच्चा इनसिक्योर अटैचमेंट की तरफ चला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अच्छा, ये जो डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो उसमें हमारे पास इमोशनल डिटैचमेंट होती है। जैसे डिसमिस की है ना, नाम से हमें जाहिर होता है कि आपने किसी चीज़ को डिसमिस कर दिया है, तो इसमें भी जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है।
जिसकी वजह से वो इमोशनली डिटैच हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, यानी वो अपने इमोशंस को इम्प्रेस नहीं कर पाता, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और फिर डिटैचमेंट शो करता है अपने रिलेशनशिप में। और इसमें हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा शो कर रहा होता है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि वो ये चीज़ शो कर रहा होता है, तो वो अपने अपने पार्टनर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप को भी डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट को प्रैक्टिस करता है, वो नहीं कि वो अपने पार्टनर के ऊपर इमोशनली किसी भी तरह से फिर इसी तरह से इमोशनल डिफिकल्टी आ जाती है उसमें, वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करता है, तो उसे ये जो है वो। और अगर हम इसके रिलेशनशिप डायनामिक्स की तरफ चले जाएं, तो वो हमारे पास इमोशनल सप्रेशन आएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम इमोशंस के साथ, इवन अगर आप एनिमल्स को भी देखें तो वो भी इमोशंस शो करते हैं, बट इन जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं, हम इमोशंस को शो भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर तो इंडिविजुअल डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के साथ को प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो इसमें वो इमोशनल सप्रेशन की तरफ चला जाता है, अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंसी को प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना शो कर देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, उसकी वजह से इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी आ जाती है, वो इमोशनली डिस्टर्ब भी होता है, और इमोशनल कनेक्शन वो अपने पार्टनर के साथ डेवलप नहीं कर पाता। और फिर वो अपनी इंडिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो वो उसको प्रायोरिटाइज कर रहा होता है हर लिहाज से, और वो अपने क्लोज रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ नहीं जाता। और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें मैरिजेस पे क्या होता है, वो यही होता है, क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बना ही नहीं रहा, इमोशनली डिटैच है, तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे वहाँ पर, और इमोशनली डिस्कनेक्शन भी आएगी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ जाते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को वो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो इमोशंस उस तरह से इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं है। और फिर चैलेंजेस उसको बहुत ज़्यादा आते हैं कि वो अपने इंडिविजुअल के साथ या अपने पार्टनर के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाए। तो अगर हम इसको देखें कि ये बचपन में डेवलप कैसे हो रहा होता है, तो ये डेवलप ऐसे होता है कि अगर हमारे पास इमोशनली अनअवेलेबल या इनकंसिस्टेंट अनअवेलेबिलिटी है, या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है मदर का या केयर गिवर का, तो बच्चा इस तरह का अटैचमेंट स्टाइल जो है वो डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि कभी तो जो इंडिविजुअल केयर गिवर है या जो उसकी मदर है, हम मदर कह लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो केयर गिवर आती हैं वो नॉर्मली मदर्स ही होती हैं, हमारे पास नैनीज नहीं होती हैं। तो जो मदर है वो कभी तो बच्चे की इमोशंस को एड्रेस करती हैं, उनको वैलिडेट करती हैं, और कभी उनको बिल्कुल डिसमिस कर देंगी, बिल्कुल इग्नोर कर देंगी। और लाजमी नहीं है कि ये मुंह से कहें कि तुम्हारे इमोशंस मेरे लिए वैल्यू नहीं करते, वो बेसिकली बिहेवियर से शो कर रही होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा रोता हुआ आया है और उसको हर्ट हुआ है, तो वो उसको कह रही है कोई बात नहीं, तुम स्ट्रांग हो, तुम लड़के हो, तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, या कुछ भी इस तरह के फ्रेजेस वो यूज करती हैं, जिसकी वजह से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंसी की तरफ चले जाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वो अपनी मदर के पास अपने प्रॉब्लम को लेकर जाएगा, तो वो यही कहेंगी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंसी की तरफ चले जाता है, वो मदर के पास अपने प्रॉब्लम को लेकर ही नहीं जाता। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन होती है, यानी अगर वो अपनी मदर को अपने एक्सप्रेशन शो कर रहा है, लाजमी नहीं है कि वो मुंह से कहेगा कि मम्मा मुझे आपसे प्यार है, वो हो सकता है वो कोई छोटे छोटे कार्ड्स बना ले, या वो कोई भी जेस्चर प्यारा सा शो करे। तो अगर उसकी मदर उसको एड्रेस नहीं करेंगी, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगी, उसके बिहेवियर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगी, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है। और फिर निगलेक्ट रिस्पॉन्सेज टू डिपेंडेंसी भी आ जाता है, जिसमें अगेन वही बच्चा अगर अपने प्रॉब्लम्स को लेकर जा रहा है, या अपनी कोई भी नीड को लेकर जा रहा है, तो मदर उसको उस तरह से एड्रेस नहीं करती या उसको इंपॉर्टेंस नहीं देती, जिसकी वजह से बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंसी को प्रैक्टिस करता है, वो पैटर्न रेगुलर होता है, और फिर वो अपने पार्टनर के साथ भी यही बिहेवियर शो करता है। लास्ट है हमारे पास फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, हमें थोड़ा सा नाम से भी जाहिर हो रहा है, फियरफुल है यानी इंडिविजुअल जो है वो उसमें कुछ ना कुछ फियर है, और अवॉइडेंट है यानी वो अवॉइड भी कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास, वो आता है एनजाइटी का और अवॉइडेंस का, यानी जो इंडिविजुअल है वो एक क्लोज रिलेशनशिप भी बना रहा है, बट अवॉइडेंट क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है, यानी वो थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहा है। अवॉइड क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको फियर होता है रिजेक्शन का, कि कहीं मेरा इंडिविजुअल जो मेरा पार्टनर है वो मेरे इमोशंस को रिजेक्ट ना कर दे, मुझे रिजेक्ट ना कर दे, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को इग्नोर भी करता है या अवॉइड करता है।
इसमें हमारे पास डिज़ायर फॉर क्लोजनेस आ जाती है, यानी इंडिविजुअल चाहता है कि वो एक बहुत ज़्यादा सिक्योर और क्लोज रिलेशनशिप बनाए, बट वो अगेन उसको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, यानी वो डर भी रहा होता है कि कहीं उसका इंडिविजुअल जो पार्टनर है वो कहीं उसको इग्नोर ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे। और फिर उसके बाद इमोशनल डिस्टेंस आता है, क्योंकि उसको डर होता है कि उसको रिजेक्ट ही ना कर दिया जाए, इसलिए वो इस तरह के बिहेवियर्स मैनिफेस्ट करता है कि वो इमोशनल डिस्कनेक्शन फील कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के अगर एनिवर्सरी आई है या अपनी उसके पार्टनर की बर्थडे आई है, तो वो उसको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा या कुछ इस तरह से उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो फिर एक क्लस्टर बनाती हैं और रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं, ये इसका एक की एलिमेंट भी आप कह सकते हैं हो सकता है इस बिहेवियर का, जिसमें वो ये तो शो कर रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ क्लोजेस भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो अपने अपने पार्टनर को अवॉइड भी कर रहा होता है, यानी वो क्लोजेस भी शो कर रहा है कभी कभी, और फिर कभी कभी वो अवॉइड भी कर रहा है। तो ये मिक्स सिग्नल्स जो है वो दे रहा होता है। और अगर हम बचपन में देखें तो ये बचपन में डेवलप कैसे हो रहा है, तो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है कि अगर तो जो बच्चे के मदर हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, एब्यूसिव हैं, या उसके साथ उसको गुस्सा कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो बच्चा जो है वो अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा बनाता है, वो ऐसा बनाता है कि वो उनके साथ सेफ्टी भी फील कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो डेंजर भी फील कर रहा होता है, यानी अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर अगेन वही आ जाता है। उसको नहीं पता कि इस बात पे मुझे डांट पिट सकती है या मुझे प्यार किया जाएगा या मुझे सपोर्ट किया जाएगा, तो वो एक फियर वाला एलिमेंट भी आ रहा होता है और सेफ्टी वाला एलिमेंट भी आ रहा होता है। और इसमें केयर गिवन का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं उनका जो मेन एलिमेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, वो यही होता है कि उनके जो मदर्स होती हैं, जो केयर गिवर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर शो करती हैं, यानी कभी तो वो बच्चे को एड्रेस कर रही हैं इमोशनली और कभी कभी वो उनके इमोशंस को डिसमिस कर देती हैं। और फिर हमारे पास जो लास्ट आता है दैट इज एब्यूसिव और निग्लेक्ट, यानी अगर उसकी मदर एब्यूसिव है, उसको डांट रही है, गुस्सा कर रही है, चीख रही है, अगर बच्चे से कोई चीज़ टूट गई है, कुछ गंद हो गया है, कुछ गलत उसने कर दिया है, तो मदर उसके ऊपर चीख रही है, मार रही है, कुछ भी अगर एब्यूसिव वो कर रही है, तो वो सेंस ऑफ फियर जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके इसमें एक और चीज़ आती है कि बच्चे को फिर इमोशनल भी किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चा फिर इनसिक्योर हो जाता है। अगर हम देखें कि हमारे पास इम्पैक्ट क्या होता है अटैचमेंट स्टाइल्स का स्पाउसेस के रिलेशनशिप में या रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो मैंने ये चार्ट बनाया है कि किस तरह से जो दो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो सिक्योर हैं या डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल के साथ है, तो क्या उनके रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर तो दोनों इंडिविजुअल का सिक्योर अटैचमेंट है और दोनों ही सिक्योर हैं एक दूसरे के साथ, या दोनों का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है, तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे, जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करेंगे, क्लोजनेस भी होगी, बट एट द सेम टाइम वो इंडिपेंडेंसी को भी प्रैक्टिस करेंगे। और सेकंड है सिक्योर और एंशियस प्रीऑक्युपाइड। एंशियस प्रीऑक्युपाइड में बेसिकली होता है कि वो क्लोजनेस भी चाह रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। और इसमें अगेन वो इम्बैलेंस इमोशनल नीड्स होती हैं, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है जो हमारे पास इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के साथ आ रहा है, वो फियर भी शो कर रहा है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, और वो क्लोजनेस भी बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, तो वो एक इनबैलेंस जो है वो शो कर रहा होता है रिलेशनशिप में। और फिर उसका जो सिक्योर पार्टनर है वो फिर ओवरवेलम फील करता है उसकी वजह से, क्योंकि उसके बार बार इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि वो बार बार उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा होता। फिर हमारे पास आता है सिक्योर डिसमिसिव अवॉइडेंट। डिसमिसिव अवॉइडेंट अगेन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वही होता है जिसमें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता है और अपने इमोशंस को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप को या इंटीमेसी को जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते और इमोशनल कनेक्शन जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे होते। एंड द लास्ट इज सिक्योर फियरफुल अवॉइडेंट। फियरफुल अवॉइडेंट जिसमें फियर होता है कि रिजेक्शन का, और बट वो फिर एट द सेम टाइम क्लोज रिलेशनशिप चाहते हैं। और इसमें भी हमारे पास जो पोटेंशियल, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो क्या होगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उसमें एंजाइटी आती है, और वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो मिक्स सिग्नल्स दे रहा होता है उनका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला पार्ट। तो स्ट्रैटेजीज भी हैं इसमें जो मैंने डिस्कस करनी थी कि हम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते अगर हमारा इंडिविजुअल इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के साथ है, तो हम उसको कैसे वो एंशियस प्रीऑक्युपाइड अगर पार्टनर आ, तो इसमें हम
तो एड्रेस कैसे कर सकते हैं? कंसिस्टेंट रीअश्योरेंस के थ्रू। यानी आप बार बार उसको ये एश्योर करवाएं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप में हूँ। या जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं चले गए और आपने उसको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर दिया, उसको आपने ये फील करवाया कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने ट्रस्ट बिल्ड किया, आप उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स ले आए, आप कहीं ऑफिस गए तो आपने उसको एक छोटा सा मैसेज कर दिया। तो इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेवलप, उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप करेंगे, जिससे वो एक बैलेंस रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है। फिर ओपन कम्युनिकेशन होगी। ओपन कम्युनिकेशन में ये होगा कि अगर आपका पार्टनर को कोई इशू आ रहा है कि आपने किसी से बात किया, उसको ट्रस्ट इश्यूज अगेन हो रहे हैं, तो फिर आप ओपन कम्युनिकेशन की तरफ जाएं, आप उसको बताएं। वो अगर आपके फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप उसके साथ प्रोफेशनल है तो आप उसको जस्टिफाई करें, क्लैरिफाई करें चीज़ों को, ताकि जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। उसके बाद इनकरेज इंडिपेंडेंसी है। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है अपने पार्टनर के ऊपर, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसकी इंडिपेंडेंसी को इनकरेज करें। वो ऐसे करेंगे कि जो उसको पसंद है, जैसे कि कुकिंग है, बेकिंग है, स्पोर्ट्स है, जिम है, कुछ भी उसको पसंद है, आप उसको इनकरेज करें कि वो उसको प्रैक्टिस करे, ताकि वो इंडिपेंडेंसी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सके और उसकी एक सेल्फ इमेज या सेल्फ स्टीम जो है वो पॉजिटिव हो सके। फिर लास्ट हमारे पास जेंटल बाउंड्रीज आते हैं, क्योंकि आप इनके साथ ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं बना सकते, क्योंकि अगेन इनको ऑलरेडी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो अगर आप बाउंड्रीज स्ट्रिक्ट रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ लेके जा सकता है। तो आप यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट बाउंड्रीज रखेंगे, आप उनके ऊपर ऐसे ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और ऐसे ऐसे अपनी बाउंड्रीज को भी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज फॉर कॉपिंग विद डिसमिसिव अवॉइडेंट पार्टनर्स। आप उसको कैसे कर सकते हैं? डिसमिसिव अवॉइडेंट पार्टनर्स वो होते हैं जो रिलेशनशिप में बिल्कुल इंडिपेंडेंसी को प्रैक्टिस करते हैं और क्लोजनेस की तरफ नहीं जाते और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि जो हमारे पास जितने भी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के इंडिविजुअल्स आते हैं और पार्टनर्स आते हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सब्र कितना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्र की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ ये स्ट्रैटेजीज अगर आप लेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी आ रही है वो पेशेंस एंड स्पेस है। आपको पेशेंस रखना है और फिर आपने स्पेस भी रखनी है। स्पेस कैसे रखेंगे? क्योंकि इंडिविजुअल जो है डिसमिसिव है, वो अपने बाउंड्रीज ऑलरेडी और इंडिपेंडेंसी को प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसकी जो बाउंड्रीज उसने बनाई हुई हैं उसको आप उसको वैसे ही रहने दें, आप उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें और आप उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज़। फिर उसके बाद आप ट्रस्ट बिल्ड करें ग्रेजुअली, और ट्रस्ट आप ऐसे बिल्ड करें कि आप अपने छोटे छोटे से जेस्चर्स शो कर सकते हैं। आपने उनको कॉफ़ी थोड़ी सी देर के लिए वो बैठे हुए हैं अगर सॉलिट्यूड में, तो आपने उनको कॉफ़ी बना दी, आपने उनको छोटे छोटे मैसेजेस कर दिया, आपने उनको फॉर एग्जांपल लेटर दे दिया। ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जिसके थ्रू आप उनको इमोशनली अटैच कर सकते हैं अपने साथ। फिर हमारे पास आता है इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, और आप इनकरेज करें कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। और स्पेसिफिकली अगर वो कभी आपके साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अटेंटिवली उनको एड्रेस करना है, क्योंकि वो बहुत कम करते हैं और अगर आप उनको इग्नोर कर देंगे तो वो दोबारा उनके अंदर वो एक इनकरेजमेंट वो नहीं फील करेंगे और वो दोबारा आपके साथ नहीं अपनी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो इसलिए जब भी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें तो आप बहुत ज़्यादा अटेंटिवली उनको एड्रेस करें। और अगेन फिर आप उनको अगर वो कुछ भी आपको शो करें तो आप उनको नॉन जजमेंटल होकर उनको एक्सेप्ट करें। और फिर हमारे पास आता है नॉन इंट्रूसिव सपोर्ट, जिसमें आप उनकी बाउंड्रीज को नहीं छेड़ेंगे और आप उनको ये बताएंगे कि आप उनके साथ हैं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पार्टनर ऑफिस से आता है और वो यानी अपने रूम में जाके बैठ गया, तो आप उनके पास जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे आप आज बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं, तो वो आपको नहीं बताएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ठीक है। तो आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके पास हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ, बट अगर आप अभी इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे शेयर करने में तो इट्स ओके। बट आप उनको ये बताएं कि आप उनके साथ हैं, बेशक वो आपको शो करें या नहीं करें। और फिर लास्ट हमारे पास फेयरफुल अवॉइडेंट पार्टनर्स होते हैं। ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कि मिक्स सिग्नल्स देते हैं, यानी वो क्लोजनेस का भी सिग्नल दे रहे होते हैं कि वो आपके साथ क्लोज रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपको अवॉइड भी करेंगे। तो इनमें आप क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं? कंसिस्टेंट काम रिएक्शंस होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के जो चाइल्डहुड के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं उसकी वजह से ये डेवलप हो रहे होते हैं, तो आपने उनको काम रिएक्शंस देने होते हैं। और इसमें ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल उनसे कोई लॉस हो गई, कोई चीज़ टूट गई है, गुम हो गई, तो आप उनके साथ इम्पल्सिव नहीं हो सकते, आप एग्रेसिव नहीं हो सकते।
आपको काम रिएक्शंस देने हैं उनको कॉन्टिन्यूसली और कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी तो आपने उनको काम रिएक्शंस दे दिए और कभी आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो रहे हैं। तो आपको एक कंसिस्टेंसी लानी है अपनी बिहेवियर में। उसके बाद हमारे पास जो उनके बिहेवियर्स हैं, आपने जो आपके जो बिहेवियर्स होंगे उसमें भी आपने कंसिस्टेंसी लानी होगी। अगर आप वाकई उस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं तो आपके बिहेवियर्स भी कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपके बिहेवियर्स में मिक्स सिग्नल्स नहीं होने चाहिए। और लास्ट है आपने कि आपने उनको सपोर्ट करना है और आपने उनकी इंडिपेंडेंसी को भी प्रैक्टिस करने देना है। आपने उनको हर तरह से सपोर्ट करना है, इस तरह से नहीं कि आप गुस्सा करें या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करें कि यार ये बंदा क्या मेरे सर पे लग गया। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ आती है कि जब आप इतना सब्र करें तो, क्योंकि आपको पता है जितने भी इनसिक्योर रिलेशनशिप्स होते हैं, सॉरी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे वजूहात होती हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो आपको थोड़ा-सा उनके साथ पेशेंस रख के अपना रिलेशनशिप चलाना पड़ेगा। और इसमें आपको फिर उनको जो है वो काफ़ी पेशेंस के साथ आपने उनको इंडिपेंडेंसी भी प्रैक्टिस करने देनी है और आपके बिहेवियर जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप ज़रूर शेयर करें। जी प्लीज़, जिसके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लोग शेयर कर लें, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग ना। जिस टॉपिक से रिलेटेड जिस जिसके क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें आप लोग। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो सारी दुनिया जो है वो कहती है लव बॉन्ड होता है और ये बड़ा स्ट्रांग होता है और ये होता है वो होता है, ये भी तो अटैचमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि किसकी किस तरह की अटैचमेंट जो है वो हुई हुई है, मतलब उसके बचपन में किस तरह का उसका एक्सपीरियंस रहा है। तो जितना ज्यादा किसी का वो मतलब डिपेंडेंट होगा वो उतना ही वो कहेगा कि मुझे लव जो है वो इश्क है और ये है और वो है। और जितना उसका कम वो अटैचमेंट मतलब इनसिक्योर अटैचमेंट होगा तो उतना ही या वो इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो कहेगा लव शब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मतलब आप सोसाइटी में देखते हो, कोई कहता है होता नहीं है, कोई कहता है बहुत होता है, कोई कहता है होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसी में ऊपर होती है ना, अटैचमेंट की जो सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी और ऑल दैट पे, है ना। हाँ, हम इसको उस अंदाज से ले सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो जिसमें हम इंडिपेंडेंट कोई भी इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो वो बिल्कुल अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा ना, वो सप्रेस कर रहा है। तो वो यही कहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी ही कोई बात है और लोग ऐसे ही कहते हैं। तो वो इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेगा। और जो कि इनसिक्योर होगा तो जिसमें वो चाहता है कि भाई वो इंडिपेंडेंटली सॉरी डिपेंड कर रहा होता है अपने पार्टनर के ऊपर। तो वो चाहेगा कि उसको बहुत सारा प्यार मिले, वो चाहेगा कि हर लिहाज से उसका इन जो पार्टनर है वो अवेलेबल हो, हर वक्त अवेलेबल हो और वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहे। तो वो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, साइकोलॉजी इतनी ईजी नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज़ को देखें, हमें बहुत सारी और भी चीज़ें उसके साथ साथ फिर देखनी पड़ती हैं। क्या क्या और क्या देखना पड़ता है ये भी बताएं। जी प्लीज़ क्वेश्चन करें, हैंड रेज करें, जो जो क्वेश्चन है आप अपने अपने क्वेश्चन ड्रॉप करें। मैडम आपके क्वेश्चन सुन रही हैं, आप ये क्वेश्चन क्लियर करेंगे प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया हमें अटैचमेंट स्टाइल्स पर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने ये तो बात हमने कर ली ना कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं या जो केयर गिवर्स हैं, अगर उनका अटैचमेंट स्टाइल हमारे साथ अच्छा नहीं है या उनके साथ हमारा रिलेशनशिप बचपन में अच्छा नहीं रहा तो उसकी वजह से हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स जो हैं उनमें चेंजेस आते हैं। लेकिन क्या आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स को इफेक्ट करता है? देखिए, जो अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं ना वो स्पेसिफिकली बनते ही बचपन में और 8 साल तक के अटैचमेंट स्टाइल्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो ये अर्ली जो चाइल्डहुड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो है वो डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद बच्चा वो उन्हीं पैटर्न्स को लेकर चलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस करता है और स्पेसिफिकली अपने पार्टनर के साथ इसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। सोसाइटी का इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि रोल नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी समहाउ
उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, बट ज़्यादा जो है वो मदर का बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है, यही ज़्यादा अफेक्ट करता है। बाकी सोसाइटी अगर नेगेटिवली या उनको इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं करती इमोशंस को, तो बच्चों को इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा जो है बचपन में सिर्फ अपनी मदर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या अपने फादर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जो मदर है वो किस तरह का पैटर्न बनाएंगी, एग्जैक्टली वही डिपेंड करता है कि बच्चा बड़े होके कौन सा पैटर्न प्रैक्टिस करेगा। अगर हम खुद शाय हैं या इस तरह से हमारे अपने साथ इस तरह के मसले रह चुके हैं बचपन में, और हम खुद ही इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के उस पर हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे अगले पार्टनर के साथ? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कपल थेरेपी की तरफ जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, ये एक वाकई इशू है जो हमारी सोसाइटी में एड्रेस होने की ज़रूरत है। हमारे तो पहले तो पता ही नहीं है ना, और अब अगर अवेयरनेस आ रही है तो फिर उसको एड्रेस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता चल गया है और हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आप इसको प्रैक्टिकली इस तरह से कर सकते हैं कि आप कपल थेरेपी की तरफ चली जाए, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। थैंक यू। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ये पूछ सकते हैं। क्वेश्चन। ओके मिस अनम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं इसको कुछ सिनेरियो के साथ पूछना चाहूँगा। आई हैव अ फ्रेंड और उसका इस तरह से है कि उसके पार्टनर के साथ ना कम्युनिकेशन डिस्टेंस गैप है, जिसकी वजह से उनके इख्तलाफात रहते हैं और उनकी मोस्टली लड़ाई रहती है, बट वो लोग इसको ख़त्म भी नहीं करना चाहते। ऑलराइट, एक मैं ये दोबारा रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन थी बीच में। आप ये कह रहे हैं कि आप किसी सिनेरियो से ये क्वेश्चन जो है वो लिंक करके पूछना चाह रहे हैं, और ऐसा है कि आपका कोई जानने वाला है जिसके अपने पार्टनर के साथ काफ़ी इश्यूज हैं, और वो ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म भी नहीं करना चाह रहे, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बट वो एक डिस्टेंस है रिलेशनशिप में, राइट? कम्युनिकेशन गैप है और उसमें मे भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है, जिसकी वजह से दोनों नहीं इसको ख़त्म करना चाह रहे। ये नहीं कि एक और बंदा दोनों ही एकदम की से तरफ से कम्युनिकेशन गैप्स फुल हैं। एफर्ट कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा। दोनों में भी किसी एक की तरफ से थोड़ी कम हो, बट दोनों एफर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली किसी एक की एक्सट्रीम लेवल पे होगी, बट ये है कि वो दोनों ही ना क्विट नहीं करना चाह रहे इसमें से, बट कम्युनिकेशन नहीं उनकी हो पाती, जिसकी वजह से आपस में कहने के इख्तलाफात वगैरह हैं। ओके, सो देखिए, प्रॉब्लम तो आपने खुद ही बताया। प्रॉब्लम आपने हाँ, बताया कि प्रॉब्लम उनके तो पता है, कम्युनिकेशन गैप है, अब उसको तो कॉप करना है, तो उसके हाँ, लिए तो क्या? सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन इसका ये होगा कि उनकी कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए, वो अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करें। अगर तो वो वाकई सिंसियर हैं एक दूसरे के साथ और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस कर लिया आपने, प्रॉब्लम का पता है, तो सोल्यूशन क्या होगा कि हम उसी के ऊपर काम करें। तो अगर उनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है तो वो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम लेकिन करें। उसमें उन और लोगों ने सेल्फ स्टीम को भी तो बीच में लेके आया है ना, ईगो वाला मसला भी तो है ना। इफ ही इज नॉट टेक्सटिंग मी और कॉलिंग मी, सो आई डोंट वांट टू। मैं आई ऐड एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रही हूँ, हमने जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स पढ़े हैं तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ वाकई सिंसियर हैं और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अगर आप तो नहीं करना चाह रहे, आपको पता चल गया मेरे पार्टनर का इनसिक्योर अटैचमेंट है, आप छोड़ दें, बट अगर तो आप सिंसियर हैं और आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। तो उनको थोड़ा सा चाहिए कि वो अपने आप को खुद भी थोड़ा सॉफ्ट करें, अगर वो वाकई इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन उनको और अभी फिर इस ये चीज में रियलाइज भी तो करवाना होता है ना, लाइक सामने वाले दोनों को रियलाइज भी तो हो कि कहाँ पे चीजें लैक कर रही हैं। वो तो कम्युनिकेट थ्रू होगा ना, जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो ही लेकिन आप वो इस कर चीज़ ही को नहीं एड्रेस रहे, करेंगे। लेकिन वो कर ही नहीं रहे। अब ऐसे में इसका क्या लाइक हो सकता है? आई वुड सजेस्ट अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि आप, अगर आपके फ्रेंड है या कोई भी है, तो वो कपल थेरेपी जाए। ये एक प्रोफेशनल हेल्प किसी से लेना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आप वाकई सिंसियर हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये एक छोटी सी हेल्प अगर आप प्रोफेशनली ले लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ कपल थेरेपी? ओके,
ओके, सो कपल थेरेपी बेसिकली नाम से थोड़ा-सा ज़ाहिर हो रहा है कि आप एक ऐसी थेरेपी में जाते हो जो कि कपल्स की होती है, यानी एक आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, जहाँ पे वो दोनों को एड्रेस कर रहा होता है और दोनों के जो इश्यूज़ होते हैं एड्रेस करता है, फिर उसके ऊपर वो काम करवाता है दोनों से और फिर जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कोई भी है तो वो होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अगर एक पार्टनर जो है वो बात कर रहा है और दूसरा कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, बात ही ना करना चाहे, लाइक ईच एंड एवरी थिंग पर जस्ट साइलेंस एंड इग्नोरेंस, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए कि अगला बात ही नहीं करना चाह रहा हो? तो हाँ, दैट वुड बी टफ ऑफ कोर्स। अगर तो इस तरह का पार्टनर मिल जाता है, पहले तो दुआ करनी चाहिए ना ही मिले, बट अगर आपको मिल गया है तो फिर आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं, भी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के लोग होते हैं, आप उनके साथ क्या प्रैक्टिस करते हो, तो आपने अगर कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं तो आपको बार बार कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप उनको बार बार उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो एक इंडिपेंडेंट वाला होता है, जो अटैचमेंट स्टाइल होता है, जो फियरफुल होता है, सॉरी फियरफुल था, डिसमिसिव था, तो उसमें जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको ओपन कम्युनिकेशन की तरफ जाना है। और बार-बार आप अगर, क्योंकि उन्होंने बाउंड्री बनाई होती है, बहुत स्टिफ बाउंड्रीज़ होती हैं कि वो अपने आप को इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं करना चाह रहे होते, तो वो आपको बाउंड्री को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर आप वाक़ई उस रिलेशनशिप में सिंसियर हैं, तो पेशेंस के साथ आपको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि आप 1 दिन में कम्युनिकेट करोगे तो ठीक हो जाएँगी, हफ्ते में कम्युनिकेट करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। इवन इनको साल लगता है, क्योंकि देखिए ना, आप खुद देखें, बचपन में ये डेवलप हो रहे हैं, 1 से 8 साल तक ये कंटीन्यूअस डेवलप हो रहे हैं। इतने साल लगे कि वो डेवलप हुए, फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया, अब वो आपके पास आए हैं और वो सेम उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तो आपको लगता है कि ये 1 डेढ़ हफ्ते की बात है कि ठीक हो जाएगी। नहीं, इसको टाइम लगेगा। इसमें मोस्टली होता यही है, जब भी सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज होते हैं तो एक लाइक एक वकील के तौर पे या एक घर का ही कोई फर्द होता है जो लड़की को समझा रहा होता है, और उधर लड़के को भी कोई ना कोई एक उनके ही फैमिली का मेंबर जो है वो समझा रहा होता है। तो अगर कपल थेरेपी में नहीं भी जाते हैं तो ये इस तरीके से लोग जो है वो अपने मसलों को सॉल्व तो कर रहे होते हैं। तो वो उनके साथ जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं कपल, जरूरी नहीं है कि वो कोई थेरेपिस्ट ही होगा, उसके लिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बंदे पे वो लड़की रिलाय करती है उससे वो शेयर करे कि वो क्यों नहीं बात कर रही या ऐसे क्या इश्यूज हैं, उसको फिर तभी जो है वो मिल बैठ के भी किया जा सकता है। क्योंकि ये तो सिर्फ हमारी अपनी बात नहीं है, तो कुरान पाक में अल्लाह ने इस मसले का हल बताया ना, कि एक लड़की की तरफ से सालिस हो और एक लड़के की तरफ से सालिस हो, और वो बाहे मफाहमत करवा दें, तो इससे मतलब बेहतर है। अल्लाह जो है वो एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो ये तो फिर उन दोनों की आपस की है कि वो किस पे ट्रस्ट करके दोनों जो है वो उस बंदे से अपनी हेल्प ले लें, वो एक उनकी तरफ से हो जाए, एक इनकी तरफ से हो जाए, और ऐसे ही होता है हमारे माशरे में। यस, हमारे दैट्स अ गुड ऑप्शन टू। हमारे माशरे का एक और अलमिया है कि लड़कियों को कहा जाता है बर्दाश्त करो, सब्र करो, पॉजिटिव गलत सही जो भी है चुप रहो। तो ये वाली कंडीशंस भी तो आ जाती हैं फिर सबके अंदर। उसमें हाउ ज्यादा टू जो मैनेज? इश्यूज है ना, उसमें ज्यादा इश्यूज ये हैं कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, और वो बहुत ज्यादा जो है ना इम्पल्सिव भी होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं। ये कुछ नेचुरल डिवीजन है, ये हम इसमें वो नहीं कर सकते। हमें एवोल्यूशनरी स्टडीज जो हैं वो ये बताती हैं। तो देखो, अगर एक लड़की इमोशनल है तो उसको यही कहेंगे ना कि इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, सब्र करो। उसे लगता है कि मुझे कह रहे हैं, उसको सब्र के लिए नहीं कह रहे। जरूरी तो नहीं है ना, ये भी तो देखना होता है कि कौन जो है इस कंडीशन के अंदर लॉजिकली एक्ट कर रहा है, कौन इमोशनली एक्ट कर रहा है। फिर दोनों को बैलेंस करना होता है। इस वजह से लड़कियों को कहा जाता है कि थोड़ा सा तुम, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं, वो एम्पैथेटिक वो होती हैं, जल्दी से समझ भी जाती। क्योंकि इमोशनल बंदे को थोड़ा समझाओ ना, वो समझ जाता है। जो लॉजिकल होता है ना, जो ज्यादातर मेल होते हैं, वो फिर वो उनको समझाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं मेरी तो लॉजिक ठीक है, मैं तो सही हूँ। इस वजह से लड़कियों को कहा जाता है। लेकिन लड़कियां ये नहीं समझती हैं कि हमें क्यों कहा जा रहा है, वो ये समझती है सिर्फ हमें ही कहा जाता है।
ओके, सो नहीं, व्हाट थैंक इफ यू। कि अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो कि बहुत हाईली इंडिपेंडेंट है और वो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करा, तो आप उस चीज़ को कैसे एड्रेस करोगे? आप क्या ये कहोगे कि तुम सब्र कर लो, कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजारो? हाउ यू गोना क्योंकि डील विद दैट? अहमद कहते हैं ना, देखिए अगर या तो वही वाली है कि आप खत्म कर दें एक बंदे की अटैचमेंट, हाँ कपल थेरेपी में आप जाएं, उसके रिजल्ट अगर आपको सही लगते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर इसका मतलब अगर आपने दोनों को लेके चलना है और वो किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं उसको खत्म कर सकते, ये कोई वैस तो नहीं है कि भाई एक खत्म करो नया पार्टनर ले आओ वो उसको छोड़ो निकाह ना करो वैसे ही तो लिविंग टुगेदर होना शुरू हो, जो ये चीजें तो नहीं हमारे कल्चर में हो सकती, तो कल्चरली इंटरवेंशंस भी चेंज होती हैं। अब जैसा कल्चर होगा आपको कल्चरली सेंसिटिव होके आपको मशवरा देना है, कल्चरली सेंसिटिव होके आपको थेरेपी करनी है। आप वेस्टर्न माइंड के साथ पाकिस्तानी कल्चर के अंदर इंटरवेंशन नहीं कर सकते। सो आपको करना पड़ता है, एथिक्स के अकॉर्डिंग करें आप बेशक। बट माई पॉइंट वाज कि आप ये कह रही है ना कि हम लड़कियां जो है वो इमोशनल होती हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल नीड्स अब नहीं अगर पूरी करा कोई इंडिविजुअल, तो वहां पर तो फिर इम्पोर्टेंट है कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ उसको ये कहा कि तुम चुप रहो और तुम सब्र करो। इम्पोर्टेंट ये है कि उस चीज को एड्रेस किया जाए, और जी वो ही जो एड्रेस वो किया ठीक जाएगा, है, वही मैंने एड्रेस में सारी पता है क्या है, स्ट्रैटेजीज जो मैं है वो मैंने अपने आप की। एड्रेस में ज्यादातर जब कपल थेरेपी में भी जाते हैं बहुत सारे कपल्स, तो उनको लास्ट पे यही ऑप्शन दिया जाता है कि जी आप अपने लिए अलहदा कपल ढूंढ लें और आप अपने लिए अलहदा जो है वो पार्टनर ढूंढ लें। तो ये यहाँ हमारी सोसाइटी पे ये इंटरवेंशन नहीं होती है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपको हर लिहाज से कल्चरली सेंसिटिव होकर चीजों को देखना होता है। तो इस वजह से कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई 100% ठीक चीज है, ये एक मफाहमत की राह है, अगर नहीं होगा तो देर इज ऑप्शन, वो तो है ही है, ऑप्शंस तो खत्म नहीं होती हैं। थेरेपी में चले जो नहीं जा सकते फिर आप खत्म कर दो रिलेशनशिप, दोनों ऑप्शंस तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन बात वही आ जाती है कि मफाहमत क्यों की जाती है, ये क्यों कहा जाता है लड़की को, वो मैं बता रही हूँ कि ये हमारे कल्चर के इम्पैक्ट्स हैं कुछ। जी मुकद्दस, आपका क्या क्वेश्चन? आपका हैंड रेज हुआ, काइंडली अपना क्वेश्चन बताइएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? और बख्तावर, आपने भी कुछ मैसेज के अंदर मेंशन किया, काइंडली ज़रा माइक अनम्यूट करके मेंशन कर दीजिएगा, क्या कहना चाह रही हैं आप यहाँ पर? फिर फॉर्म इस सेशन का सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं? जी जी, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अवेलेबल, सॉरी समझा नहीं मैं आपका। इस सेशन का सर्टिफिकेट। जी जी बिल्कुल, इस सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, और सर्टिफिकेशन के लिए आपको जो आपको मैंने फॉर्म भेजा था रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन जब आप करवा लेंगे तो आपको फॉर्म जो है सबमिट किया जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा। मज़ीद जो जिन्हें मतलब के सर्टिफिकेशन चाहिए वो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ, नंबर के ऊपर मैसेज कर दें आप लोग, तो आपको सर्टिफिकेशन आपकी मिल जाएगी। 031560804005, ये मैं यहाँ पे पिन कर दिया है, यहाँ पे देख लें। अच्छा बख्तावर, आपका कोई क्वेश्चन था? बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, 5 मिनट बाकी हैं। और उसके अलावा अगर मज़ीद आप ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड है, या आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यूट्यूब के ऊपर आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप ड्रॉप करना चाहें अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं या मैडम से पूछ सकते हैं, वो यार अवेलेबल है। क्वेश्चन गुड। और मज़ीद किसी का क्वेश्चन है हैंड रेज कर दे ताकि मैं फिर ले लूँ। मुकद्दस 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 मिल जाएगा सर्टिफिकेट, आप जो है वो नंबर मैंने मेंशन कर दिया, नंबर के ऊपर आप रब्ता कर लें, आपको मिल जाएगा। अच्छा for fearful topic if there जी प्लीज़, किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें मुझसे, मैं अवेलेबल हूँ, मैडम अवेलेबल है, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कर लें आप लोग। कभी ऐसा होता है कि टाइम बच जाता है, क्वेश्चन रह जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो
कर लें कोई क्वेश्चन अगर किसी का भी है तो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अगस्त से जो है हमारे जो एक हमारी कंपनी है इसके अंदर इंटरनेशनल स्पीकर आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्पीकर्स में ये होगा कि उन्हें उर्दू तो आती नहीं है क्योंकि मेरे यूनी फेलो ही हैं जिन्होंने पीएचडी साथ की हुई है। तो यूनी फेलो ही हैं वो इंशाल्लाह इंग्लिश के अंदर आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करेंगे अबाउट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ को किस तरह से डील किया जाए अगर मेंटल हेल्थ को लेकर के कोई भी इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं किस तरह से आप डील कर सकते हैं क्या सब कुछ है और वो बहुत सिखा जाए। मैं तो पाकिस्तान आके बहुत छोटे लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ ना वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। तो तो वो जी इंशाल्लाह आप लोग को वेबिनार्स दिया करेंगे। हो सकता है मैं भी साथ दूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा है यूनिवर्सिटी वगैरह का टारगेट मेरा मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह को टारगेट लिया हुआ है। तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को टारगेट किया हुआ है यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके सेमिनार वेबिनार और अपना जो है सेमिनार वेबिनार वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मतलब कि करनी है। उसके अलावा ये है कि फिर मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्पीकर आप लोगों के ऊपर ले जाऊँगा आप लोग को आप लोग इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ जो अपना जो भी आप लोग के सिखाएंगे। उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल जो स्पीकर्स होंगे इंग्लिश के अंदर तो आपको सिखाएंगे लेकिन आप लोगों को इंटरनेशनली नॉलेज देंगे पाकिस्तानी नॉलेज नहीं देंगे पाकिस्तानी नॉलेज से फारिग हो जाएंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लास वाइंड अप की जाए काइंडली बता दें सब लोग। ये मुगल साहब का अभी भी हैंड रेज है स्टिल। जी प्लीज़ कोई कोई नॉर्मली क्वेश्चन कर लो मुझसे टाइम तो पूरा कर लो कम से कम। मुझे कहते हैं ना सर मतलब एक जी जी एक प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स जैसे जो है डिप्रेशन में होते हैं या वट लड़ाई झगड़े घर पे हो रहे हैं और बच्चों को उस पर इम्पैक्ट जाता है। तो उन पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए कि ताकि बच्चों की ग्रोथ या उनके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो बेहतर हो सकें। अगर कि उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी हैं या मदर बहुत सारे काम करके थक गई हैं तो घर में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन वाली कंडीशन है तो हाउ टू हैंडल दिस। थोड़ा सा मुझे से क्लेरिफाई कर दें कि आपका क्वेश्चन क्या था क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया सॉरी ज़रा थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दें। जी सर, अगर पेरेंट्स जैसे घर में लड़ झगड़ रहे हैं बिला वजह डिप्रेशन में हैं कोई भी कंडीशन हो सकती है जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या थक गए हैं तो उनका इफ़ेक्ट उनके बच्चों पर होता है। तो उन पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए ताकि जो है आगे आने वाले टाइम में उनके बच्चे नॉर्मल यानी सही से रह सकें। इसमें ये होता है लाइक कि पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे की जाए। इसमें ये होता है कि कपल थेरेपी जिस तरह के मैडम अनम ने आप लोगों को पहले ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। कहना तो बड़ा आसान है कपल थेरेपी मैं कपल थेरेपी का एक्सपर्ट हूँ तो बेसिक हमारा जो ऑफिशियल टाइम होता है वो 1 घंटा होता है लेकिन जब हम कपल थेरेपी करने बैठते हैं तो हमें 4 से 5 जो है मतलब कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं क्योंकि मेरे पास कपल्स आते हैं ना मुझे पता है इसकी गलती है उसकी गलती है वो लोग किसी तरह से जिसे कहा जाए ना अपने आप को गिराने के लिए तैयार होते ही नहीं है कि हमारी गलती है मेरी गलती नहीं है इसकी गलती है उसकी गलती है ऐसी। मीनवाइल सिर्फ उन्हें ये समझाने की दे रहा है भाई आपने लड़ना है लड़ो जैसे लड़ना है लड़ो जिस तरह से लड़ना है लड़ो जहाँ लड़ना है लड़ो आप। लेकिन आप अपने रूम के अंदर जाकर लड़ो और आप अपनी इतनी स्लो आवाज़ के अंदर जा कर के लड़ो कि आपके बच्चों तक आपकी आवाज़ ना आए। ठीक है क्योंकि जो बच्चे हैं ना बच्चे जब तक 12 से 13 साल के नहीं होते तब तक वो सारा का सारा बिहेवियर जो है सारा ए टू ज़ेड बिहेवियर अपने पेरेंट्स से जो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और जो आपने देखा होगा अग्रेसिव बच्चे होते हैं जो लड़ रहे होते हैं झगड़ रहे होते हैं दोस्तों के साथ और मतलब कि पढ़ाई के अंदर उनका ध्यान नहीं होता पढ़ाई नहीं कर रहे होते। तो इसमें क्या होता है इसमें ये होता है कि वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको फैमिलीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़्यादा